हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। थोक महंगाई दर में गिरावट हुई है और 7.5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। क्या मायने हैं इसके, कितना रहा है, ये सब जानेंगे। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है, वो चर्चा होगी। WHO ने इंडियन डॉक्यूमेंट्री को वहाँ के फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया है। तो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है, किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। UIDAI के नए CEO बन गए हैं और भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिपोरजॉय जो साइक्लोन है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट मई 2023 में कितने रहे। आंसर होगा -3.48%। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, -3.48% ओवर 7 ईयर लो। ये एक्चुअल में 7.5 साल का लोएस्ट ये दर है। ठीक है, तो महंगाई दर में ये कमी आई है। कमी का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल यानी मई 2022 में जितनी महंगाई थी, थोक महंगाई की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी तुलना में मई 2023 में वो महंगाई घटकर 3.48%, मतलब 3.48% कम हो गई है पिछली बार की तुलना में। ओके, तो इसी के साथ थोक महंगाई दर जो है वो 7.5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। जो अभी का तो है -3.48%, अप्रैल 2023 में था -0.92%। ठीक है, और इससे पहले जो गिरावट हुई थी हाईएस्ट, वो 3.81% थी अक्टूबर 2015 में। ओके, तो उसके बाद से ये देख रहे हैं हम जो गिरावट है। ओके, और इससे पहले मैंने कल बताया था आपको खुदरा महंगाई दर के बारे में, कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तो वो मई 2023 की थी 4.25%। ठीक है, अब सवाल ये है कि खुदरा महंगाई दर को केंद्र सरकार ने जारी किया, तो किस एजेंसी ने जारी किया है। ओके, तो वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT। तो उसकी ओर से ये जारी हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। लेकिन खुदरा महंगाई दर जो था ना, वो उसको किसने जारी किया था, वो NSO ने जारी किया था। दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है। ठीक है, खुदरा महंगाई दर NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, और थोक महंगाई दर ये DPIIT ने जारी किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि थोक महंगाई जो है वो दर क्या है। तो ये थोक महंगाई दर जो ना, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर तैयार होती है। ओके, WPI के आधार पर ये तैयार होती है थोक महंगाई दर। और खुदरा महंगाई दर किस पर तैयार होती है, तो CPI के तहत होती है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत। तो ये अंतर है यहाँ पर। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI जो है वो, उसके सूचकांक का मतलब ये हुआ कि ये उन कीमतों के घटना या बढ़ना है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है, सामान जो बेचता है वो। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तो खुदरा हो गया, लेकिन जो दुकानदार के पास जो सामान पहुंचा है वो होलसेल हो गया। ठीक है, तो ये कीमतें थोक में किए गए बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो ये रिपोर्ट है इम्पॉर्टेंट। सवाल ये है कि थोक महंगाई दर में इतनी कमी कैसे हुई है। तो मुख्य रूप से खनिज तेल, मूल धातुओं, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल और गैर खाद्य जो वस्तु है, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल प्रोडक्ट, उन सब में जो कमी आई है उसकी वजह से। अब आप कहेंगे कि इन सब में कमी तो हमें महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो कमी आई है ना, वो है पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में कमी आई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन सब के रेट जो है ना वो काफ़ी गिर गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको क्रूड ऑयल सस्ते में मिल रहा है इससे पहले यानी पिछले साल इसी मई की तुलना में। ओके, मिला। तो इसलिए ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना वो नीचे गिर गया है और हम देख रहे हैं कि -3.48% है। ओके, तो क्रूड ऑयल का रेट डाउन हुआ, बाकी चीज़ों का डाउन हुआ, तो उसका असर हो सकता है कुछ वक्त बाद वो खुदरा जो महंगाई है उसमें देखने को मिले, वहाँ भी कम हो। लेकिन अभी तक तो देख रहे हैं हम कि इस क्रूड ऑयल का रेट अगर कम हुआ पिछले साल की तुलना में,
तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं हुए हैं। ओके, तो ये है उसकी वजह से, मूलतः तो उसी की वजह से ये इतनी कमी देखने को मिल रही है। अच्छा, कमी अच्छी बात होती है या नहीं, अच्छी बात नहीं होती है, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन एक और मामला होता है कि अगर महंगाई दर में कमी आ रही है, इसका मतलब माइनस में अगर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि उन प्रोडक्ट की खपत कम हो रही है। एक मायने ये भी देखा जाता है, यानी मार्केट में जो खरीदार हैं वो कम हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर सामान नहीं बिकेगा तो जो इकॉनमी है वो उतनी बेहतर ढंग से चल नहीं पाएगी। ओके, लेकिन यहाँ कुछ और बात है। यहाँ है पेट्रोलियम जो उत्पाद है उसमें कमी आई, उसकी वजह से ये थोक जो महंगाई दर है उसमें कमी देखने को मिली है। ओके, तो इसे जारी किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। उसके मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के उस मंत्रालय के जो DPIIT है उसने जारी किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड इनमें से किसे मिला है? आंसर है शक्तिकांत दास। ये मार्च में भी मैंने बताया था, लेकिन मार्च में उस दौरान इसका ऐलान हुआ था और अभी ये अवार्ड दे दिया गया है जून में। लंदन में आयोजित एक प्रोग्राम में ये अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को। किसने ये अवार्ड दिया है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग, तो उसी ने ये दिया है। अवार्ड क्यों मिला? तो कोविड-19 के कठिन दौर में जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई RBI में, तो उसके लिए ये दिया गया है। ओके, शक्तिकांत दास वो 2018 में RBI के 25वें गवर्नर बने थे, दिसंबर 2018 में। ओके, अच्छा, ये वाला जो अवार्ड है ना, वो पाने वाले ये दूसरे RBI के गवर्नर हैं। इससे पहले मिल चुका है ये अवार्ड, किसे मिल चुका है? रघुराम राजन को 2015 में मिला था गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक को मिला है? आंसर होगा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, तो उसी को दिया गया है। ये क्यों दिया गया उसे? क्योंकि जो युद्ध हो रहा है, रूस ने अटैक किया हुआ है यूक्रेन पर, तो उस दौरान उसने अपनी बैंकिंग व्यवस्था को बहाल रखी, उसकी वजह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने WHO हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है? आंसर होगा इसका व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये है, ये नाम है। ओके, तो उसी के लिए मिला है और WHO का जो न्यूज़ जारी होता है उसकी वेबसाइट का क्लिपिंग भी देख रहे हैं आप। तो एक बांग्लादेश की डॉक्यूमेंट्री को मिला और इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री को मिला है। ठीक है, तो इंडियन जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम ये है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इसमें ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके, हेल्थ पर, मानवता पर, इन सब चीज़ों पर। और इस डॉक्यूमेंट्री को ये जो अवार्ड मिला है वो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी में मिला है। किसमें? क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी में। ओके, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी में ये मिला है 2023। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है? राजस्थान की वंदिता सहरिया। कौन? राजस्थान की वंदिता सहरिया वो है। ओके, एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। हर साल ये आयोजन किया जाता है WHO के द्वारा। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल होता है, शुरुआत हुई थी 2019 में। उद्देश्य यही है कि ऑडियो विजुअल लैंग्वेज के जरिए हेल्थ स्टेटस पर डॉक्यूमेंट्री बने, फोकस हो, लोगों तक मैसेज पहुँचे। तो बात कर रहे हैं हम WHO की स्थापना हुई थी 1948 में और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब PDF हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, 1 ईयर का, बहुत मामूली सी रकम है। उसके जरिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट है इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर बेहतर लगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मेंबरशिप प्लान है आपके लिए। अगला क्वेश्चन होगा, किस प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है?
आंसर होगा इसका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने ही ये ऐलान किया है जून में ही कि 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी तमाम जो भी अवार्ड के विजेता हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं उन सबको। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले तमाम को। और इन विजेताओं को राज्य सरकार की जो वोल्वो बस है उसमें मुफ्त यात्रा भी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा की सरकार ने ये तय किया है। हरियाणा मैप में कहाँ है ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। UIDAI उसके नए CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा अमित अग्रवाल। ठीक है, UIDAI फुल फॉर्म क्या है उसका? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ओके, तो उनके अब CEO नए हो गए हैं अमित अग्रवाल। ओके, उनकी नियुक्ति जून में ही हुई है। अच्छा, चेयरपर्सन कौन है UIDAI के? वो हैं जे सत्यनारायण। ओके, स्थापना हुई थी 2009 में UIDAI की। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो अमित अग्रवाल वो IAS अधिकारी हैं 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के। तो उनकी नियुक्ति ये कार्मिक मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा सुबोध कुमार सिंह, वो नियुक्त हुए हैं। और वो छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं 1997 बैच के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उसके अब नए डायरेक्टर जनरल ये हो गए हैं। ओके, NTA उसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। मुख्य काम क्या है इसका? तो इसका मुख्य काम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराना, जैसे GMAIN, NEET, CMAT, CUET और भी कई तरह के एग्जामिनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं जो इंडिगो के CEO हैं? आंसर होगा पीटर एल्बर्स। क्या नाम है इनका? पीटर एल्बर्स। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मनी कंट्रोल जो न्यूज़ है वेबसाइट है उसका। तो भारतीय एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, तो उसके CEO पीटर एल्बर्स वो बन गए हैं अब IATA के चेयरमैन। ठीक है, IATA के जो उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है तो चुनाव हुआ था और उसी में चेयरमैन चुना गया इनको। 2024 तक वो चेयरमैन बने रहेंगे। IATA है क्या? ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और ये दुनिया भर के लगभग तमाम जो बड़े एयरलाइंस हैं उन सब का एक संगठन है। लगभग दुनिया भर के 300 कंपनियां इनसे जुड़ी हुई है। 85% कंपनियां जो भी विमानन क्षेत्र में हैं उन सब। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। स्थापना हुई थी अप्रैल 1945 में। ओके, अगला क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल विंड डे। आंसर होगा 15 जून को। ठीक है, आज ही के दिन। और पहला पवन दिवस कब मनाया गया था? 2007 में मनाया गया था। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा आयोजित किया गया था। और बाद में फिर पूरी दुनिया ने इसको अपनाया। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। ओके, पवन ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए। पवन ऊर्जा देख भी रहे हैं आप, एक नवीनीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और बिना पॉल्यूशन किए हुए। ओके, तो उसी के बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जून को। ठीक है, और थीम क्या है इस बार की? वृद्धावस्था नीति, कानून और प्रमाण आधारित प्रतिक्रियाओं में लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना। इंग्लिश में कहेंगे इसे क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेस। ये है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और उनके साथ भी जो लिंग आधारित जो हिंसा हो रही है, यानी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन पर ज़्यादा हिंसा हो रही है, तो इसको समाप्त करना
ये है, और इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है, बुज़ुर्गों के लिए मनाया जाता है। लेकिन इस बार का जो थीम है वो ख़ासतौर पर जेंडर बेस्ड जो उन पर हिंसा हो रही है उसको लेकर है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में इस दिवस को घोषित किया था। ठीक है, और अब बात करते हैं तूफान बिपरजॉय के बारे में। और ये देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, जो अंतरिक्ष की कक्षा में है, पृथ्वी के कक्षा का चक्कर लगा रहा है। तो उसने इस बिपरजॉय की तस्वीरें ली हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना विशाल है, और इसका केंद्र बताया जा रहा है कि इसके आसपास है, जिसको आई बॉल कहते हैं, आई कहते हैं। तो इस तरीके से है, और ये टकरा रहा है इंडिया गुजरात में। और इस पर मैं स्पेशल वीडियो भी बनाकर आपको बताऊंगा कल का जो करंट अफेयर्स होगा उसमें, क्योंकि ये तूफ़ान बहुत ज़बरदस्त है और भारत को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर भारत को बहुत बड़े पैमाने पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। बिल्कुल तबाही सी स्थिति है। तो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन होंगे, तूफ़ान पर डिटेल में बताएंगे। तूफ़ान ये कैसे क्रिएट हुआ, क्यों इतने लंबे समय तक ये बना रहा, और क्या वजह है कि अरब सागर में अब इतना बड़ा तूफ़ान देखने को मिला है। ख़ासतौर पर पहले बंगाल की खाड़ी में इस तरह का तूफ़ान देखने को मिलता था। तूफ़ान बनते कैसे हैं, नाम कैसे होता है, क्या है, और तूफ़ान की वजह से जो इकोनॉमिकली जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है देशों को, वो कितना होता है, और इन तूफ़ानों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब पर बात करेंगे कल के करंट अफेयर्स में। ठीक है, क्योंकि आज टकराएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर टक्कर हुई है, और इसके अंदर की बातें क्या हैं, क्या नुकसान हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन रात तक आ जाएगी। तो कल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर देखना आप। ओके, बाय, अब कल मिलते हैं।